कि हारिस रऊफ अब पीएसएल का पार्ट नहीं रहे। उनको कल के मैच में, जो पिछला मैच हुआ था लाहौर कलंदर्स का कराची किंग्स के साथ, उसमें इंजरी हुई कैच पकड़ते वक्त और उनका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है। तो इसकी वजह से ही इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ पीएसएल। उम्मीद भी यही करते हैं क्योंकि हमारे पीसीबी के जो चेयरमैन है वो भी जरा यंग है, उस हिसाब से कि वो पीसीबी की चेयरमैनशिप के लिए बड़े यंग है। एक छोटा सा टूर्नामेंट है, एक वर्ल्ड कप हम जीते हुए इतने सालों में T20 का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बाटा प्रेजेंट्स हमारा HPL PSL ओनली ऑन हम न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स YouTube, Facebook. You can find us anywhere and everywhere on your social media feeds, on your YouTube. And we are here for yet another analysis of two matches of PSL 9 today. जो दो मैच हुए वो बड़े ही इंटरेस्टिंग मैचेस थे, दोनों पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। पहले तारिक हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम, मैं ठीक हूं। तो पहले तो हम बात कर लें जरा, आज जो पहला मैच हुआ मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर, उसके हवाले से। ये था 11वां मैच पीएसएल का और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था ये। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया एंड व्हाट एन अमेजिंग पार्टनरशिप आई वुड से बिटवीन द ओपनिंग पेयर। उस्मान खान को आज चांस मिला, मुल्तान सुल्तान की कैप मिली और उन्होंने बैटिंग की, 14 रन बनाए, जबकि मोहम्मद रिजवान बड़े कारगर साबित हुए। अगेन एक मैच में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हुई है, अभी तक हम देखते हैं तो बड़ी कंसिस्टेंसी से अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखे हुए हैं। इनका सीजन बहुत अच्छा चल रहा है। इस मैच में भी आज उन्होंने 51 रन स्कोर किए, जबकि रजा हेंड्रिक्स जो हैं, हेंड्रिक्स अपना बरकरार रखे हुए थे दूसरे मैच तक टॉप स्कोरर होने का टाइटल। लेकिन दूसरे मैच में क्या हुआ उस पर हम बाद में आएंगे। रजा हेंड्रिक्स ने बहरहाल इस मैच में जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट था 72 रन्स बनाए और टोटल स्कोर 180 फॉर 4 विकेट्स मुल्तान सुल्तान ने चेज करने के लिए दिया, जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स चेज ना कर पाई। 167 फॉर 9 पूरी टीम ढेर हो गई। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट तारिक भाई से भी। और तारिक भाई, आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, क्वेटा ग्लैडिएटर्स में सरफराज अहमद को बिठा दिया गया। क्या चल रहा है? कैप्टनसी थी उनके पास क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, वो भी ले ली। ही इज अ वेरी सेट प्लेयर और उनको चांस मेरे ख्याल से तो मिलना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी हाँ, आपके बिठाने से मकसद आपका यही है कि उन्हें बैटिंग पे नहीं भेजा गया। जी तकरीबन 9वें नंबर पे भी वो नहीं आए। 7 विकेट्स गिरी थी और बिल्कुल शॉकिंग है मेरे लिए भी और तमाम क्रिकेट के शायकीन के लिए। ये शॉकिंग होगा बिल्कुल। बज़ाहिर आप देखें कि वो बॉलर्स को उनसे ऊपर भेज दिया, अबरार उनसे पहले चले गए, वो हुसैन उनसे ऊपर चले गए और न जाने कौन कौन। खैर आई डोंट नो कि ऐसी ज़रूरत क्या पेश आई, क्योंकि कहीं भी क्वेटा ग्लैडिएटर को 9 रन पर ओवर, 8 रन पर ओवर, 9 रन पर ओवर, इससे ऊपर की आस्किंग रेट थी नहीं जी। यहाँ तक कि 6 ओवर्स में कोई 57-58 रन रहते थे, जहाँ पर ख्वाजा नाफे बहुत उम्दा खेल रहे थे और सेटल थे और रदरफुड जो है वो आ चुके थे क्रीज पे, वो भी 2 छक्के लगा चुके थे। उस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैच जो है वो क्वेटा इजीली जीत जाएगी। लेकिन उसके बाद भी, नाफे के आउट होने के बाद भी सरफराज अहमद नहीं आए और दूसरे बैट्समैन जो है वो बॉलर्स आना शुरू हो गए, ऑलराउंडर्स, सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये न सिर्फ सरफराज के साथ ज्यादती है, बल्कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, मैनेजमेंट ने अपने साथ ही ज्यादती की है इस मैच में, क्योंकि सरफराज अहमद जैसा एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर, एक्सपीरियंस प्लेयर, अगर वो क्रीज पर चले जाते उस वक्त जहां पर 9 रन पर ओवर, 10 रन पर ओवर की एवरेज दरकार थी, तो मैं समझता हूं कि वो किसी ना किसी तरह टीम को वो पार लगाने में बहुत ही मददगार साबित हो सकते थे। हमने देखा कि फिर उनके पास विकेट्स ही नहीं रही, बैट्समैन सारे आउट हो गए, उसके बाद भी नहीं भेजा उनको। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा ब्लेंडर मैं कहूँगा क्वेटा ग्लैडिएटर से हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं, जैसा कि बॉलिंग हो गई और बैटिंग ऑर्डर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, फर्दर फिर डिस्कस करते हैं। जी जी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स आपकी भी फेवरेट टीम रही है और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की क्वेटा ग्लैडिएटर्स फेवरेट टीम है। उसका रीज़न ये है कि बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ये टीम रहती है। लेकिन आज हमें बॉलिंग में भी कुछ ज़्यादा खास उनकी कारकर्दगी नज़र नहीं आई। जितने भी बॉलिंग पे अगर हम नज़र डालें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो चाहे वो हुसैन हो, आमिर हो, सब रन दे रहे थे। सबकी इकॉनमी, किसी की 11.5, किसी की 7.5, मोहम्मद वसीम की जो है वो 10 की इकॉनमी, बल्कि उससे भी ऊपर इकॉनमी रही है। तो ये एक बड़ा टोटल की तरफ जा रहा था मामला, जो कि गया भी 180, 4 विकेट्स डाउन ओनली मुल्तान सुल्तान। ये
बैलेंस्ड टीम को क्या हो रहा है, जो सबसे बैलेंस्ड टीम थी आपके हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी, और एक फेवरेट टीम बन सकती थी पीएसएल की, लेकिन लग रहा है कुछ इनके कैंप में मसले मसाइल चल रहे हैं क्या? देखिए, हो सकता है असल में यहाँ पर ये चूके हैं पिक एंड चूज में अगेन। आई थिंक टू मैनी चेंजिंग्स की है इस मैच में उन्होंने, गैर ज़रूरी चेंजिंग्स मैं कहूँगा, जहाँ पर एक मिस्ट्री स्पिनर के होते हुए, अबरार के होते हुए इन्होंने उस्मान तारिक को खिलाया, गो के उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनका डेब्यू मैच था, और 3 स्पिनर्स के साथ चले गए इस मैच में। आप देखिए कि मुल्तान का पिच स्लो ज़रूर हो सकता है और स्लो साइड था बिल्कुल फर्स्ट मैच में डे टाइम में, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई टर्निंग ट्रैक आ गया था, आपने 3 स्पिनर्स उतार दिए एक T20 गेम में। एक ये सबसे बड़ी मिस्टेक मैं कहूँगा जो हुई है इनसे। दूसरा, फिर पावर प्ले में स्पिनर्स ने टू मच बॉलिंग की, फर्स्ट ओवर ही स्पिनर से डलवाया। ट्रू। दूसरी चीज़ ये आ गई कि फिर मोहम्मद आमिर, उन्होंने जो है वो आज उनसे बॉलिंग जो है वो उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए थी, कोई ब्रेक थ्रू नहीं दिया। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान से उनके बिल्कुल फेवरेट एरिया में बॉल करके वहाँ पर उनसे रन्स खाए गए हैं। और चूके हैं अपनी लाइन लेंथ से, जिस तरह के मोहम्मद आमिर बॉलर हैं, जितने पक्के बॉलर हैं, मैं समझता हूँ कि आज वो अप टू द मार्क नहीं रहे। और न सिर्फ उन्होंने ये कि ब्रेक थ्रू नहीं दिया, बल्कि रन्स भी काफ़ी कंसीव कर लिए इस मैच में। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि बॉलर्स ने, तमाम बॉलर्स ने, उनकी वो फास्ट बॉलर्स ने ख़ास तौर पे, स्पिनर्स तो खैर टू मच खिला दिया, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फास्ट बॉलर्स थे इनको 40+ रन्स पड़े, दोनों फास्ट बॉलर्स, 2 फास्ट बॉलर्स खेले थे, 3 स्पिनर्स खिलाए थे इन्होंने। उनको 40+ रन्स पड़ने की वजह ये थी कि आज का जो पिच था वो थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ, यहाँ पर बॉल करने वाला पिच था। अगर वो स्लोअर साइड था तो स्लोअर साइड को यूटिलाइज फास्ट बॉलर कहाँ से करेंगे, थोड़ा सा लेंथ को खींच के रखेंगे, जहाँ से सर्टन बाउंस एंड पेस जो है ना वो अवेलेबल नहीं होगा बैटर के लिए, जो कि हमने दूसरी इनिंग्स में जो टीमें कामयाब हुई हैं उनके बॉलर्स में हमने ये चीज़ देखी है। तो यहाँ भी ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि खैर पहला मैच था, वहाँ पर शायद वो नहीं रियलाइज़ कर पाया और उन्होंने स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड किया, 3 स्पिनर्स के साथ उतर गए, और इस वजह से मैं समझता हूँ कम से कम 20 रन 25 रन ज़्यादा कंसीव कर गई कोयटा ग्लेडिएटर्स, एक ये वजह हुई। दूसरी, फिर ये रन चेज भी कर ही गए थे तकरीबन, जहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर बैटिंग ऑर्डर तक पहुंचे, जी हाँ, और वहाँ पर ख्वाजा नाफे ने जो शॉट खेला है, वो शॉट ऑफ सिलेक्शन जो थी उनकी, वो मैं समझता हूँ फिर वही एक इनएक्सपीरियंस आ जाता है। बहुत अच्छा खेल रहे थे, यंगस्टर हैं और लर्न करेंगे अपनी मिस्टेक से, लेकिन वो शॉट जो उन्होंने मारा अभी उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, 9 रन पर ओवर्स ही चाहिए था। अगर उस ओवर में ये 6 रन भी बना लेते, 5 रन भी बनाते, तो वो क्रीज पर रहते, तो उसके बाद आने वाले बॉलर से वो, उनके पास एबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी, वो बना सकते थे। लेकिन ये चीज़ा मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कोयटा ग्लेडिएटर्स आज जो है वो चूक गई है। जबकि इंतहाई आप देखें, आज भी सुहेल खान बेंच पे मौजूद थे, आज उनका बनता था खेलना, 3 स्पिनर्स की जगह 2 स्पिनर्स और एक सुहेल खान के साथ जा सकते थे। आई होप कि इन फ्यूचर जो है वो इस किस्म की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। नहीं, मुझे लग रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स को कोई जिंक्स आ गया है, लाहौर कलंदर्स या कराची किंग्स वाला, कुछ ऐसी सिचुएशन फील होती हुई आ रही, क्योंकि एक ऐसी टीम, वही उस पर डिस्कशन इसलिए ज़्यादा है कि सारी टीमें हमारे दिल से करीब है, पीएसएल पाकिस्तान की शान है, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं तो ज़रा लॉजिकल एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर रहे? एक इलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, स्पिनर्स को उतारना, आपकी बेंच पे अच्छे स्टार्स मौजूद हैं, उनको यूज़ किए बगैर आप एक ऐसे क्रूशियल स्टेज में जहां आप सेकंड नंबर पे हैं, या तो थोड़ा लेड बैक हो गई कोयटा की मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ और टीम, यार चलो हम दूसरे नंबर पर तो हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर, सो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या हो जाता है। मे बी हो सकता है, बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेस किया, क्योंकि होता यही है कि यार अब डोमेस्टिक भी हो जाती है एक ग्रुप, जहाँ यूँ कहिए। मुझे एक चीज़ और मुझे इससे याद आई, जो उनके हुसैन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो भी मुझे थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज फील्ड में भी, बॉलिंग करते हुए भी मुझे अप टू द मार्क नहीं लगी। यानी वो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि उन्हें इस मैच का कोई ऐसा नहीं था कि इस मैच में जान मारनी है, या एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना, एक क्रंच सिचुएशन है, मैच को जीतना है, टॉप टीम को हराना है, हमसे ऊपर है। तो बॉलिंग में भी उनकी वो उस तरह की बॉलिंग भी नहीं दिखी।
फिर फील्डिंग में भी एटीट्यूड कुछ इस तरह से दिखा, फिर बैटिंग में भी वो काफ़ी देर क्रीज पर रहे, लेकिन वो खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं कर सके और उनको ओब्लाइज भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, उनको बैटिंग पे भी बहुत ऊपर भेज दिया जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रही। तो बिल्कुल आपका जो पॉइंट है, मैं भी कहीं ना कहीं फिर ये जो चीज़ें आती हैं तो आती कहाँ से हैं, तो इसको हम पीछे से देखेंगे कि एरर्स आ रहे हैं तो कॉज कहाँ है। कॉज तो डेफिनेटली फिर ग्राउंड के बाहर है, यानी डग आउट में है या ड्रेसिंग रूम में है या फिर इनके इस ग्रुप के अंदर ही कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिससे आई थिंक इन्हें सबक लेना चाहिए, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने पॉइंट रेज किया, हो सकता है ये रिलैक्स हुए हैं और इस किस्म की चेंजिंग्स इन्होंने की। देखिए उस रिलैक्सिंग से फिर ये हो जाता है कि आगे जाते हुए हमें पता है कि हमारे पीएसएल में 6 टीम्स हैं वैसे ही। अब 6 टीम्स जब हैं तो आगे कहानी जैसे बढ़ेगी। 11वां मैच था ये, 12वां मैच भी हुआ, उस पर भी आते हैं, लेकिन 11वां मैच था पीएसएल का। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आ सकते हैं। उसका रीजन ये है कि नेट रन रेट बड़ा काउंट करेगा कल। अब आगे आने वाले मैचेस में रावलपिंडी के ग्राउंड में भी मैच खेले जाएंगे मैचेस, वहां पे बैटिंग पिच है वो। यूजुअली बैटिंग पिच हमने पिछले पीएसएल में भी देखा कि वो किस तरीके से स्कोर जो है वो खुलेआम बन रहे थे, वहां पे बॉलर्स पैराडाइज नहीं है। तो यहाँ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना या इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना कुछ क्लिक नहीं किया। नाउ क्वेटा शुड एम फॉर द नंबर 1 स्पॉट। अगर वो नंबर 2 पे आ गए हैं तो यार नंबर 1 की तरफ जाओ, क्योंकि नेट रन रेट अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल को अपना इंक्रीज कर लिया किसी मैच में, जो कि उनका लाहौर से भी हो सकता है और कराची से भी हो सकता है, और वहां वो नेट रन रेट को अपने आगे ले गए, तो ये बड़ी डिफिकल्ट सी सिचुएशन बन सकती है आगे जाते हुए क्वेटा के लिए कि अगर वो लूज की पोजीशन। जी हाँ बिल्कुल, हर तरह से हम आई मीन बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना चाहिए। आपके पास यानी ऐसा नहीं है कि जल्दी क्या थी कि आपने इस तरह से या तो वो पिच को रीड करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में फेल हुए। अब यहाँ तो बैठकर हम अजम्पशन कर सकते हैं ना। दूसरा पॉइंट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो रिलैक्स इतना हो गए कि उन्होंने कहा चलें भाई आप भी खेल जाए, आप भी खेल जाए, ऐसा पिच है। हालांकि वो जो चेंज उन्होंने किया है तो उस्मान तारिक ने स्पेल तो अच्छा किया, बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बैटर्स को किसी को तो चार्ज करना था, तो उन्होंने जो है वो दूसरे बॉलर्स को टारगेट रखा, क्योंकि ये अननोन थे। इनको जाहिर है वो सेटल्ड होकर उनकी वैरायटीज को, वेरिएशन को नहीं समझ पाए, तो उनको मोहतात होकर खेले। टू मेनी विकेट्स भी नहीं दी, लेकिन बैटिंग मैं कहूँगा कि मुल्तान सुल्तान ने जो है ना वो बैटिंग भी बहुत ही शानदार की है। ख़ासतौर पे हम जैसा पहले डिस्कस कर चुके थे पिछले प्रोग्राम में कि जब रिजवान परफॉर्म करते हैं तो फिर उनकी टीम को एक एज हो जाता है, फिर उनकी टीम में परफॉर्मेंस की एक रूह जो है वो चली जाती है। वन मैन आर्मी की तरह नजर आते हैं रिजवान अहमद में जब भी वो परफॉर्म करते हैं, चाहे वो नेशनल ये डोमेस्टिक में हो, इंटरनेशनल सीरीज हो, पाकिस्तान की टीम का पार्ट हो, अगर उन्होंने परफॉर्म करने का सोच लिया। मुझे आज भी वो मैच याद है, गालिबन इंडिया के अगेंस्ट था अभी जो एशिया कप में, वर्ल्ड कप में सॉरी, जिसमें वो इतने हैमस्ट्रिंग्स के बाद भी चलते चले गए। और प्रॉब्लम है, ठीक है, इंजरी का प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि नहीं मैं मैच आगे तक करके जाऊंगा, एंड दैट्स वन क्वालिटी which he has in him, I think so. अच्छा, इसके बरक्स में आपको सॉरी इंटरप्ट किया, इसके बरक्स जो टीम सिलेक्शन है जहाँ पर हमने कोयटा को डिस्कस किया, इसके बरक्स मुल्तान सुल्तान की जो सिलेक्शन थी उस पर अगर आप नज़र डालें तो वो इंतहाई अप टू द मार्क और बेहतरीन टीम सिलेक्शन हुई है। चेंजिंग्स उन्होंने भी की हैं, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने चेंज क्या किया है। उन्होंने तैयब ताहिर जो ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर, शाहीन्स के परफॉर्मर, उनको इंडक्ट किया। उसके साथ उन्होंने उस्मान खान जो कि लास्ट पीएसएल में बहुत अच्छा खेले थे, उनको वो लेकर आए। उसके अलावा उन्होंने एक और काम, जैसा कि हम कल इनकी तारीफ़ कर रहे थे मोहम्मद रिजवान की, एक एमर्जिंग प्लेयर को भी मौका दिया इस मैच में। हाँ, उन्होंने अगर मौके दिए, लेकिन उन्होंने इतने स्मार्टली दिए कि वो आफ्ताब इब्राहिम एक मीडियम फास्ट बॉलर है, उन्हें उन्होंने खिलाया, वो इमर्जिंग थे, उनका डेब्यू कराया। तो उन्होंने जो चेंजिंग्स की है मुल्तान सुल्तान ने, वो स्मार्टली की है, वो वाइजली की है, और वो नज़र आ रहा था कि उन्होंने प्लेयर्स को उनकी स्पॉट को, उनकी पोजीशन को देखकर जो है वो चेंजिंग्स की, अननेसेसरी चेंज कोई नहीं की। और जो चेंजिंग्स की उन्होंने परफॉर्म भी किया। अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए उस्मान खान जल्दी, लेकिन बाकी जो 2 प्लेयर्स थे इमर्जिंग, उन्होंने पूरा रिस्पॉन्ड किया, फील्डिंग में भी अच्छे रहे, बैटिंग में भी परफॉर्म किया उन्होंने, बॉलिंग भी अच्छी की। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था मैं कहूँगा टीम सिलेक्शन के भी हवाले से, जो कि मुल्तान को एज दे गया। आहिस्ता आहिस्ता पीएसएल 9 में जो हम जिस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे थे कि फील्डिंग अच्छी नहीं चल रही, वो भी अब ज़रा आने वाले मैचेस में बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। और ये बड़ी खुशाइंद बात है एटलीस्ट मेरे और तारिक भाई जैसे क्रिकेट लवर्स के लिए कि यार कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। मुश्किल कैचेस पकड़ने की कोशिश की जा रही है, विकेट कीपिंग में थोड़े मसले मसाइल हैं टीम्स के,
वो भी आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक रीस्टोर हो जाएंगे और सेव हो जाएंगे। इसी हवाले से क्वेटा की अगर हम बैटिंग पे भी नजर डाल लें, क्वेटा की एक जरा क्विक लुक डाल लें तो जेसन रॉय थोड़ा जल्दी आउट हो गए, सऊद शकील थोड़ा जल्दी आउट हुए, 24 रन उन्होंने बना दिए, स्टेबल कोई भी नहीं कर पाया। और इस स्टेबिलिटी में जब राइली रूसो भी 30 रन बना के आउट हो गए, इसके बावजूद एक आपके पास सेट बैट्समैन जो कि कारकर्दगी कर सकता था, आप कम से कम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि यार उसके पास एक्सपीरियंस है, 90 नंबर तक वो बैट्समैन क्रीज पे नहीं आया और उसके बाद जो है वो गेम जो है मुल्तान सुल्तान के हाथ में ऑब्वियसली आ गया। वो बड़ी आसानी से इस गेम को 13-14 रन से जो है वो जीत गए। खैर ये तो थी इसकी बात। अगर हम मैन ऑफ द मैच पे नजर डालें, वंस अगेन मोहम्मद अली एक बहुत अच्छा इजाफा, उसके ऊपर मैं तारिक भाई की भी ओपिनियन लूंगा। एक ऐसे बॉलर हैं जो इमर्जिंग स्टार्स में से ही उन्हें कहा जाएगा तारिक भाई, कि वो मुल्तान सुल्तान के लिए उन्होंने बॉलिंग की और उनके नंबर्स वर वेरी परफेक्ट। जो उनकी बॉलिंग रिकॉर्ड रही है अगर हम वो देखें तो 4 ओवर्स में तारिक भाई 19 रन दिए, एक मिडन भी करा दिया, 3 विकेटें ले गए, 4.75 की इकोनॉमी। कैसे देखते हैं आप इनका फ्यूचर? जी हाँ, ये अब यही रह गए थे इनकी बॉलिंग और ख़ास तौर पे पूरी मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग ही का डिफरेंस था। हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि जो इस पिच पे लेंथ को हिट करना था, बैक ऑफ लेंथ को वहाँ से हिट करके खिलाना था, थोड़ा सा बल्ले से दूर रख के और लाइन अच्छी रख के। तो मोहम्मद अली ने सिर्फ यही किया है। हमने देखा कि जैसन रॉय ने बहुत ट्राई किया इनको, वो नहीं हिट मार पा रहे थे, इनको निप भी मिल रहा था, इनका बॉल स्विंग भी होता है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जो है ये टॉप विकेट टेकर भी हैं। तो इनकी बॉलिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने सही तरह से जैसे कि कहना चाहिए कि पिच को यूज़ किया है, वो मोहम्मद अली ने किया है। डेक को हिट किया है हार्ड और वहाँ से उनको निप भी मिला है, स्विंग भी मिला है, सीम भी हुआ है और आसानी से खेलने नहीं दिया, बल्कि रन्स भी नहीं बनाने दिए और विकेट्स भी ले उड़े और क्रूशल टाइम पर आकर बाद में भी लेटर ऑन भी उन्होंने आकर विकेट्स लिए हैं। तो उसके अलावा इनकी ये आई थिंक इनका होम ग्राउंड था मुल्तान का, तो इनके क्यूरेटर्स और इनके अपने सपोर्ट स्टाफ और इनकी स्मार्टली इनकी जो मैं समझता हूँ जो सपोर्ट स्टाफ है, जो कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने मैनेजमेंट ने मिलकर जो है ना वो बहुत ही टॉप डिसीजन लिया और जो जो स्ट्रेटजी बनाई बॉलिंग की, जो अपने फास्ट बॉलर्स को इन्होंने लेंथ को हिट करने को कहा, वो रिमार्केबल था। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट था जिस पर मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने जो है वो कामयाबी ज़्यादा हासिल की बनिस्बत हम जैसा डिस्कस कर चुके हैं कि कोयटा ग्लेडिएटर्स फुलर लेंथ पे और या ज़्यादा शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बहुत ज़्यादा उन्होंने बॉलिंग की, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए वो। पीएसएल के देखने वालों के लिए और पीएसएल के फैंस के लिए खबर हम यहाँ जरूर शामिल करेंगे जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि हारिस रऊफ अब पीएसएल का पार्ट नहीं रहे। उनको कल के मैच में, जो पिछला मैच हुआ था लाहौर कलंदर्स का कराची किंग्स के साथ, उसमें इंजरी हुई कैच पकड़ते वक्त और उनका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका है। तो इसकी वजह से ही इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ पीएसएल। अब पीएसएल 9 अब तारिक भाई सिचुएशन ऐसी है कि लाहौर का मैच हुआ आज पेशावर ज़ल्मी से, बड़ा इंटरेस्टिंग देखने वाला मैच था। उसके ऊपर ज़रा डिटेल में आएंगे, लेकिन हारिस रऊफ पे थोड़ी नज़र डालें। कल का जो पिछला कराची के साथ उनका मैच हुआ था उसमें ज़रा उनकी कारकर्दगी बेहतर होती हुई नज़र आई थी और जिस मैच में बेहतर होती हुई नज़र आई उसी के बाद से वो अब टाटा बाय बाय, पीएसएल में अब नहीं आएंगे, वो लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होंगे। धचका है बहुत बड़ा लाहौर कलंदर्स के लिए। खैर लाहौर कलंदर्स के और भी बहुत सारे धचके हैं, उन पे भी आएंगे, लेकिन पहले इस पे जरा नजर डालते हैं। जी हाँ, बिल्कुल धचका है क्योंकि कुछ भी हो अब वो कम बैक करने की सलाहियत रखते थे और वाकई में जैसा कि शाहीन ने कहा कि वो एसिड है, ना सिर्फ लाहौर कलंदर्स के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए भी, क्योंकि अच्छी बुरी परफॉर्मेंसेस होती हैं और फॉर्म का होना ना होना ये क्रिकेट में चलता रहता है। इस पर कभी भी हम किसी प्लेयर को ज़ाहिर है पर्सनली जाकर उसको नहीं गिरा सकते कि ये गेम का हिस्सा है कि कभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, कभी अच्छी नहीं भी होती हैं। वो कि हम देख रहे हैं कि रीसेंट पास्ट से वो उनकी बॉलिंग फॉर्म जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो हुआ है उनके साथ, जो इंजरी हुई है, उसमें दिली हमदर्दियाँ हैं। हमें भी अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे और वो बिल्कुल सलाहियत रखते हैं कि वो न सिर्फ मैच विनर है बल्कि एक हमें वर्ल्ड कप भी जिता सकते हैं अगर वो अपने कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को जो है ना वो बिल्कुल अप टू द मार्क कर लें। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हैं, वर्ल्ड रिनाउंड बॉलर हैं। तो अल्लाह पाक उनको होप कि वो जल्द से जल्द फिट हो जाए, रिकवर हो जाए वर्ल्ड कप से पहले, एंड ही गेट्स बैक ऑन द ग्राउंड और वर्ल्ड कप में हमें उनकी सलाहियत मिले, पाकिस्तान टीम को मिले, ताकि वो वर्ल्ड कप में हम कहीं ना कहीं स्टैंड तो कर रहे हों। हमारे वन ऑफ द
इन द मेकिंग लेजेंडरी बॉलर्स हैं, शाहीन आफरीदी भी और हारिस रऊफ भी, एंड देयर आर अदर नेम्स एज वेल ऑब्वियसली, बट ऑन टॉप ही हैं। लेकिन तारिक भाई ठीक है, हारिस रऊफ के साथ इंजरी हो गई है, बट जो फॉर्म आउट चल रही है बॉलिंग में, जो एक मैच में हमें पीएसएल के नजर आई कराची किंग्स के अगेंस्ट के, थोड़ी बेहतर हो रही है। प्रैक्टिस का मसला लग रहा है बॉलर्स की। ओवरऑल अगर बात करें लाहौर कलंदर्स की, क्योंकि मैं अब दूसरे मैच की तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली आना चाहूंगा, जो दूसरा मैच हुआ लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का, तो कुछ प्रैक्टिस का इशू लग रहा है कि बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं हो रही। वो स्टार्स जो हमारे वाकई बहुत बड़े स्टार हैं, वो कह रहे हैं अच्छा हम स्टार बन गए और हमें प्रैक्टिस नहीं चाहिए। कुछ ऐसे मामलात हैं क्या, कुछ नज़र में आ रहा है आपकी? नहीं, आई डोंट थिंक, मेरे ख्याल में ये कॉन्फिडेंस का इशू होता है। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद कोई यंगस्टर हो तो फिर हम उस पर भी ये देखते हैं कि यार अब ये नया है, इसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, जाहिर है उसको हम थोड़ा सा कुशन देते हैं। जब भी हम यंगस्टर को जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि ये लर्निंग है इनके लिए। अब चूंकि हारिस रऊफ की लर्निंग से तो ये आगे निकल चुके हैं, ये या इस तरह के जितने भी क्रिकेटर्स जब भी परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो फॉर्म का होना ना होना उसका ताल्लुक बिल्कुल दिलो दिमाग से ही होता है। अब फिटनेस आपकी भरपूर है और प्रैक्टिस तो हो नहीं सकता कि आप प्रैक्टिस ना करें। इतने बड़े लेवल पे आप क्रिकेट खेलते हैं तो वो ऑफिस तो जाना नहीं होता इनको कि 9 to 5 ऑफिस करें फिर प्रैक्टिस ना कर सकें। ट्रूली वो इनका ब्रेड एंड बटर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, और जो कि वो बाहर ढूंढ रहे होते हैं, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बाहर से कहीं से मिल जाए, लेकिन वो विद इन देयर सेल्फ इनको देखना चाहिए और ढूंढना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ बिलीव और सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस का गेम है, और इतने बड़े लेवल पे जो हम सुपरस्टार हम जिसे समझते हैं, जो भी हो, शाहीन हो, चाहे शादाब हो, चाहे हारिस रऊफ हो, इनकी परफॉर्मेंसेस हम देख रहे हैं कि अप टू द मार्क नहीं है। तो इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो देखना पड़ेगा, इनको देखना चाहिए इंडिविजुअली कि हमारी जो थॉट्स हैं वो किस तरफ जा रही हैं। कहीं हम नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं जा रहे। आप देखें लोग बातें करते हैं, बाबर मैं समझता हूँ कि इस एरा में बल्कि वन ऑफ द बेस्ट एवर बैटर मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी हिस्ट्री में ये आए हैं और रहेंगे। अच्छा, ये सवाल, ये डिस्कशन तारिक भाई इसलिए थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मैं पास्ट में चला गया जहाँ पे हमारी पाकिस्तानी टीम में कुछ स्टार्स, लेजेंड्स हैं हमारे, सब लेजेंड्स हैं, हम सबको दिल से मानते हैं, लेकिन कुछ स्टार्स ऐसे थे जिनमें थोड़ा स्टारडम आ गया था कि यार हम स्टार बन चुके हैं, हम ये नहीं करेंगे। थोड़ी फील्डिंग में लैकिंग होती थी, ग्राउंड में बिहेवियर भी उनका ऐसा नजर आता था काफी लंबे अरसे तक। सो एज अ क्रिकेट लवर एंड एज अ पाकिस्तानी, आई डोंट वांट कि यार हमारे जो राइजिंग स्टार्स हैं उनमें भी आ जाए। इसलिए मुझे लगा कि यार जो परफॉर्मेंस का एकदम से इतना बड़ा डाउनफॉल चल रहा है और वो बैड पैच खत्म ही नहीं हो रहा, चाहे वो फखर जमान हो, शाहीन आफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, या और भी नाम है इसके अंदर, बस ये हमारे टॉप के स्टार्स हैं इसलिए इनका नाम ज्यादा लिया जाता है। तो ये कहीं मसले मसाइल प्रैक्टिस और वही स्टारडम तो नहीं चल रहा कि यार मुझे तो सब मिल रहा है। इनफैक्ट बाबर आजम भी काफी अरसे से परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी डाउन है, या आप कह लें कि थी, क्योंकि इस मैच में काफी वो बेहतर नजर आए। सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस। आपको कुछ ऐसी फीलिंग या ऐसी कोई खुशबू तो नहीं आ रही कि इस कैंप में जो है वो मसले मसाइल ज्यादा बढ़ने लग गए? देखिए, ये हमने डिस्कस किया ना कि ये जद में रहते हैं क्रिटिसिज्म के और कंट्रोवर्सीज के। पास्ट में जो हुआ है, कैप्टनसी से हटे हैं, परफॉर्मेंसेस है नहीं, कहीं नहीं है। एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस नहीं थी, एज अ बैटर भी अप टू द मार्क नहीं रही कुछ टूर्नामेंट्स में, कुछ सीरीज़ में। तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर आप पास्ट में अभी अगर देख लें कि कैप्टन होते हुए और इतनी सीरीज़ें हारते हुए, वो तो हम अगर पास में जाते हैं तो वो तो अक्सर टीम से ही बाहर हो जाते थे। लेकिन ये टीम में रिटेन रहे हैं तो इनकी परफॉर्मेंसेस हैं। उसके बाद भी इन्होंने कोई बैड परफॉर्मेंस नहीं की। हाँ, अप टू द मार्क नहीं है। जो बाबर आजम जिसको हम जहाँ देखते हैं, बाबर आजम, तो उसके करीब नहीं है, थोड़ा सा दूर रह गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की, परफॉर्मेंसेस वो करते आ रहे हैं। तो अब जैसा कि आपने कहा कि स्टार्स हैं, बिल्कुल स्टार्स हैं, लेकिन अगर स्टार्स रात के अंधेरे में चमकेंगे नहीं तो लोग बातें तो करेंगे ना। तो उनको तो चमकते रहना है। वेरी नाइसली सेड के चमकते रहना है, चमकते दमकते रहना है और परफॉर्मेंस को अपनी बेहतर से बेहतर करना है। वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू, यू आर अ स्टार्स। खैर, इसी को आगे ले जाते हुए हम दूसरे मैच की बात करते हैं। पीएसएल का 12वां मैच भी हो चुका है और 12वें मैच में मुकाबला हुआ लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का। क्या जबरदस्त मैच हुआ वो, तारिक भाई, हमने और आपने बड़ा एंजॉय किया इस मैच को। एंड तक नेल बाइटिंग सिचुएशन में जा रहा था।
तो उसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है, या रैप अप करने के लिए, कि पेशावर ज़ल्मी वॉन द टॉस, सॉरी लाहौर कलंदर्स वॉन द टॉस। लाहौर कलंदर्स ने इस दफा थोड़ा वाइज डिसीजन लिया और बॉलिंग करने का फैसला किया, लेकिन फैसला उल्टा पड़ गया, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम और साइम अयूब ने मिलकर लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग लाइनअप को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया बिल्कुल ही, और 211 का बड़ा टोटल खड़ा किया। ये पहला सबसे बड़ा टोटल है इस पीएसएल की सीजन का। इससे पहले 206 205 बन चुके हैं, लेकिन 211 का टोटल। आई वॉज फीलिंग कि जब ये PSL 9 का जो सीजन है ये पूरा इस्लामाबाद जाएगा, तब हमें ऐसे टोटल्स दिखना शुरू होंगे, बड़े स्कोर दिखना शुरू होंगे कि 200 क्रॉस हो रहा है, बट वो हमें लाहौर में ही दिख गया। इस मैच में लाहौर और पेशावर के साइम अयूब और बाबर आजम की पार्टनरशिप, क्या कहिएगा, क्या जबरदस्त जोड़ी आज हुई है इनकी। वंडरफुल टू वॉच। आई मीन बहुत ही दिलकश स्ट्रोक्स खेले हैं दोनों ने। बाबर ने तो आज यूं कहिए कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल स्टिल कर दिया था। कुछ शॉटें ऐसी खेली हैं इतने आला बैलेंस के साथ, इतने ज़बरदस्त टाइमिंग के साथ, और उनके साथ फिर यंगस्टर साइम अयूब की क्या तारीफ़ की जाए। बस मैं ये कहूँगा कि जितने भी यंग सुपरस्टार फ्यूचर स्टार्स हमारे पास आ रहे हैं, जितने भी 19 साल से 20 22 23 साल के अंदर जो भी हैं 4-6, मैं समझता हूँ कि उनमें वन ऑफ द बेस्ट हैं साइम अयूब। टेक्निकल वाइज और उनका टेम्परामेंट वाइज आज उन्होंने शो किया है कि उनकी क्लास के साथ साथ उनके पास टेम्परामेंट भी है और उनके पास स्टाइल भी है और उनके पास सूझबूझ भी है। वो इनिंग को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं, वो टाइम भी ले सकते हैं। तो उन्होंने प्रॉमिस शो किया है आज की इनिंग से, अगर मैं कहूँगा। और बाबर आजम के साथ पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी। लेटर ऑन फिर छक्के भी लगाए और एक्सेलरेट किया, बहुत ही शानदार। लेकिन ऑन दी अदर एंड मैं कहूँगा कि लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स ने फिर एक दफ़ा उन्होंने डेक को यूज़ नहीं किया। पिच में बहुत कुछ मौजूद था फास्ट बॉलर्स के लिए, अगर वो बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते, हार्ड करते उस पर, और उस पर रोल ऑफ द फिंगर्स करते, थोड़े कटर्स करते। बिल्कुल मुंह में बॉलें नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ी सी बॉलिंग भी आसान की है इन्होंने, रेलिवेंट टू द गेम एंड पिच कंडीशंस। लेकिन उसके बावजूद क्रेडिट तो नहीं ले सकते हम उनसे, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है। विकेट लेस उन्होंने इतना पहाड़ खड़ा कर दिया। उसके बाद आने वालों को इतनी आसानी थी कि उन्होंने अपनी बैटिंग ऑर्डर को भी चेंज करके अपना पावर हाउस पूरी तरह से शो किया। पावल ने आकर जो है ना वो बिल्कुल मज़े लूटे और बहती गंगा में हाथ धोए। बहुत ही जानदार स्ट्रोक्स लगाए। तो लव टू वॉच दिस इनिंग, और इस तरह से होनी चाहिए किसी भी यंगस्टर के लिए। ये सीखने की इनिंग्स हैं दोनों की। और उसके बाद अगर एज अ कैप्टन किसी को सीखना है तो उनके बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली, शफलिंग, और आने वाले बैटर को उस सिचुएशन में, सिनेरियो में किस तरह से रन बनाने हैं ताकि वो मोमेंटम जो है वो उसको बिल्कुल लेके चले। मोमेंटम जो है वो कटना नहीं चाहिए, क्योंकि T20 गेम में बिल्कुल 1-2 ओवर्स में ही ऊपर और नीचे हो जाता है। लेकिन उन्होंने मोमेंटम को बिल्कुल भी गिरने नहीं दिया पावल ने, और एक बड़ा टोटल लगाने में कामयाब हुए। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और यंगस्टर्स की जो आपने बात करी, तो आजकल तो बड़ी फैसिलिटीज़ वैसे ही आपको मिल जाती हैं, बट ये फैसिलिटी भी है कि आप एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो इस तरह की इनिंग्स आप बार बार देख सकते हैं। उससे बहुत कुछ, जैसे कि तारिक भाई ने कहा, आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से किस बॉल पे कौन सा शॉट लगाया गया, या किस बॉलर ने बॉलिंग अच्छी नहीं करी तो वो मसला क्या था, क्या फुल लेंथ डिलीवरी करनी चाहिए थी और बैक ऑफ द लेंथ करें, या बैक ऑफ द लेंथ की जरूरत थी और फुल लेंथ डिलीवरी आप कर रहे हैं। तो ये सीखने के लिए आपके पास मौके बहुत हैं। तारिक भाई, इस मैच में अब सिलसिला कुछ ऐसा बन गया कि लाहौर कलंदर्स लॉस्ट द मैच कंप्लीटली। साइम अयूब मैन ऑफ द मैच भी हो गए पेशावर ज़ल्मी से, और पेशावर ज़ल्मी को अब बूस्ट मिल चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पेशावर ज़ल्मी के साथ क्या साइम अयूब को भी बूस्ट मिल चुका है? जो एक थोड़ा सा बैड पैच उनका भी चल रहा था, वो आप खत्म होता हुआ देख रहे हैं कि यार एक मेरी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है, कॉन्फिडेंस मुझे आ गया है, अब मैं आगे लेके बढ़ूंगा। जी हाँ, उन्होंने आई मीन वो प्रूव कर चुके हैं। वो डोमेस्टिक सीजन खेल चुके हैं जी, और वहाँ डबल 100 भी कर चुके हैं, और बड़े बड़े 100s किए उन्होंने 2-3, और उन्होंने टेम्परामेंट क्लास शो की हुई है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू या T20 क्रिकेट खेल के परफॉर्मेंस करते हुए PSL में आ गए, ऐसा नहीं है। वो फर्स्ट क्लास भी खेले हैं और आई थिंक डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी खेले हैं। उनको एक्सपीरियंस भी हो गया है इनिंग बिल्ड करने का, और उन्होंने आज शो भी किया इसको। बिल्कुल एक स्टार मेकिंग प्रोसेस में वो हैं, और ऑलरेडी मेरी नज़र में तो वो इस पोजीशन में है कि उन्हें पाकिस्तान टीम से ड्रॉप ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उनको मुस्तनद पोजीशन देनी चाहिए जिस तरह की वो, और साथ में वो ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं,
और फील्डिंग भी बहुत इम्प्रूव की, आपने देखी है उन्होंने कैचेस, आज कैच भी बहुत अच्छा लिया। तो एक कंप्लीट पैकेज है, इनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए और इनकी इस फॉर्म से, इस एक जिद्दत से, मैं कहूँगा एक जदीद प्लेयर जो है ना, एक मॉडर्न एरा में एक जदीद प्लेयर हमारे पास आ गए। गो के और भी हैं, ख्वाजा नाफे हैं, 9 लोग शॉट मारते हैं, Yes. साइम भी मारते हैं और Yes. अजीब अजीब से शॉट ये मार देते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ। हारिस ने आज जो है विकेट कीपर हारिस जी ने रिवर्स मारा है, वो उल्टे बल्ले से मारा है, तो ये एक और नया शॉट जो है ना वो ईजाद हो गया। तो इन लड़कों के जो कॉन्फिडेंस है, हाँ। इसको लेकर अगर हम जाएंगे फ्यूचर में, हमारे स्क्वाड में इस किस्म के प्लेयर्स होंगे, तो बिल्कुल वो दिन दूर नहीं है कि हम भी मॉडर्न क्रिकेट में बिल्कुल साथ खड़े होंगे उन टीम्स के जो कि पॉइंट्स टेबल पे आईसीसी रैंकिंग में जो है वो टॉप पोजीशन में होती है, तो हम कमबैक कर सकते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तारिक भाई, उल्टा बल्ला मतलब जो बैक साइड है बल्ले की, उससे शॉट मारा? जी, एक रिवर्स शॉट होता है, ये जैसे ब्लेड है, जी ये ब्लेड है जी फ्रंट पे राइट हैंड का, तो अब जब रिवर्स मारते हैं तो वो इसको ऐसे घुमा के मारते हैं ना, मिडिल ऑफ द बैट। बिल्कुल। उन्होंने ऐसे नहीं मारा है, उन्होंने ऐसे रखा और ऐसे ही लगा दिया बल्ला, यॉर्कर लेंथ था ऑफ स्टंप के बाहर, तो उन्होंने ऐसे ही मारा है। तो कहीं भी लगेगी, वो बहुत स्मार्ट शॉट था, क्योंकि कहीं भी लगेगी उसने थर्ड मैन के ऊपर से जाना है, और वही हुआ कि वो थर्ड मैन के ऊपर से वन बाउंस चौका हुआ है। यानी टेक्निक पे काम हो रहा है, थिंकिंग चल रही है और बेटरमेंट की तरफ चीजें जा रही हैं इंशाल्लाह। और वो उनका यानी हौसला देखें और उनकी जिद्दत देखें, इनोवेशन देखें कि ये ऐसे प्लेयर्स को अगर इनकरेज किया जाएगा तो ये फ्यूचर में जाके क्या क्या नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, ये कैन बी इनोवेटिव। सिर्फ आगे दूसरी टीम्स क्यों इनोवेटिव रहे नेशनल लेवल पे, हमारी टीम में से भी कोई ऐसा निकल सकता है जिसने इनोवेटिव शॉट खेला। वी हैव प्रोड्यूस सो मेनी स्टार्स जिन्होंने बॉलिंग में तो इतनी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं दुनिया को। खैर, इस मैच के अंदर डॉसन ने पीएसएल की इस सीजन की सबसे पहली सेंचुरी कर ली। रेसिवेंडर ड्यूसन ने, सॉरी डॉसन नहीं है, रेसिवेंडर ड्यूसन ने पहली सेंचुरी करी लाहौर कलंदर्स के, जो लाहौर कलंदर्स को किसी काम ना आई। और वो काम इसलिए भी ना आई क्योंकि एक तो बॉलिंग ने इतने ज्यादा रन्स ले लिए थे, 211 रन्स का बड़ा टोटल चेस करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आपके जब जो बाकी बैटिंग लाइनअप है वो भी फॉर्म में ना चल रहा हो और आप सिर्फ एक पे रिलाई कर रहे हो। हमने जो मुल्तान सुल्तान का भी एनालिसिस किया उसमें हम ज्यादा बात रिजवान की कर रहे थे, लेकिन रिजवान के अलावा जो उनके बैटिंग लाइनअप है वो इतना स्ट्रांग है कि वो T20 के हिसाब से 30 रन, 50 रन, 20 रन, 30 रन राइली रूसो हो जाए या कोई भी बैट्समैन होता है वो साथ निभाते हैं रिजवान का, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि फखर जमान आउट ऑफ फॉर्म है और वो भी नहीं खेल पा रहे। लेकिन जो बाकी बैटिंग लाइनअप है, वेंडर ड्यूसन पे पूरा रिलायंस इनका चला जाता है कि यार हमने जो कर सकते थे वो कर लिया, अब तुम देखो। तभी आज ये है कि पीएसएल की पहली सेंचुरी है और वो बैट्समैन जो है वो मैन ऑफ द मैच नहीं है। साइम अयूब मैन ऑफ द मैच है क्योंकि ऑब्वियसली पेशावर जल्बी ने मैच जीत लिया है। लाहौर कलंदर्स के लिए सफर मुश्किल हो गया, पीएसएल 9 का 4 मैच हार चुके। अब क्या आगे देख रहे हैं आप, किस तरह से ये वापसी का कोई रास्ता बनता है? देखिए, वो इफ एंड बट्स आ जाते हैं। अब इनको सारे मैचेस जीतने भी हैं, न सिर्फ जीतने हैं बल्कि रन रेट को भी अच्छा रख के जीतने हैं। तो अब बिल्कुल भी टूर्नामेंट से आउट तो नहीं हुए, लेकिन इन भी इस तरह से नहीं है कि आप कह सकते हैं कि यार आसान इनके लिए होगा। जिस तरह की फॉर्म है इनकी, जिस तरह की आज के मैच से थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर मिला होगा, क्योंकि बैटिंग में बहुत अच्छा किया बैटिंग में, लेकिन सब ने नहीं किया। जो कि इनकी बैकबोन है, जो कि इनके मैच विनर हैं, फ़खर ज़मान, वो बिल्कुल भी वो इनपुट नहीं डाल रहे अपना, और जिससे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ड्यूसन आपने जो अच्छा किया कि उनके करेक्शन कर दिए, सब लोग डॉसन ही कहते हैं। तो उनकी जो इनिंग्स थी, मैं समझता हूँ वो तो मैच विनर हो ही गए, उन्होंने तो जिता दिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि वो 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पर मैं फिर ये कहूँगा कि थोड़ा सा अगर अपने ऊपर ही ले लेते ना ये मैच, अगर वो सिंगल्स ना भागते, लास्ट ओवर पूरा खेलते, तो आई थिंक मोर देन 70-80% चांसेस थे कि ड्यूसन जो है वो मैन ऑफ द मैच भी हो जाते और मैच भी जितवा देते। लेकिन हो सकता है इंस्ट्रक्शंस बाहर से यही हुआ, एक तो लेफ्टी राइटी के कॉम्बिनेशन की स्ट्रेटजी से कलंदर्स आए थे, उनकी स्ट्रेटजी बुरी नहीं थी, लेकिन वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, जो लास्ट ओवर में फिनिश करना था वहाँ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। जहादात जो है वहाँ पर फेलियर हो गए, 1-2 बॉलें डॉट्स भी हो गई और वो उनकी हिट नहीं लगी। ड्यूसन से भी हिट नहीं लगी, 2 बॉलें खेले लास्ट ओवर में, अगर उनमें एक हिट लग जाती, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हो सकता है कि थकावट का भी एलिमेंट आ गया हो, क्योंकि शुरू से खेलते आए हैं, उतनी लंबी इनिंग्स खेली थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा उनके बॉलर्स को, जिन्होंने बैक ऑफ द लेंथ को हिट किया लास्ट ओवर में,
शावर ज़ल्मी के बॉलर्स हाँ, खासतौर पे लास्ट ओवर में भी उन्होंने वो यॉर्कर्स करने बहुत कम गए। आप देखें, दो तीन बॉलें उन्होंने जो है ना बैक ऑफ द लेंथ की हैं, जिसपे जहादात खान भी आउट हुए हैं, जिसपे ड्यूसन ने भी मिस की है एक आध बॉल। तो वो क्रेडिट इसलिए ले गए कि उन्होंने उस लेंथ को पकड़ के रखा जहां से उनको हेल्प मिल रही थी। यानी ग्राउंड को अच्छे तरीके से रीड किया कि यार बाउंड्री अगर बड़ी है तो हम बैक ऑफ द लेंथ करके अगर शॉट जाता भी है तो वो कैच की तरफ। हाँ, दूसरा ये भी एक एडवांटेज था, लेकिन दूसरा ये था कि विकेट के उस पार्ट में, उस एरिया में, वो वैसे भी अनसर्टेन एरिया होता है वो लेंथ, और अगर वो पिच वहां पर थोड़ी सी स्लो है, जबकि ये थोड़ी सी ट्रू होती चली गई थी, बल्ले पे बॉल आ रहा था, लेकिन हमने देखा है कि ज़ल्मीज़ को बॉलें जो है वो आगे हुई हैं जहां से बल्ले पे बॉलें आई हैं, और इनको जो है ना वो आगे बॉलें बहुत कम हुई है। आप अगर उनका देखेंगे बैटिंग का एरिया देखेंगे ड्यूसन का, तो उनका मिड ऑन से मिड विकेट यहाँ पर सारे रन हुए हैं। सही। अब देखिए, और दूसरी तरफ आप अगर ज़ल्मीज़ की बैटिंग उठा के देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सामने बहुत रन हुए, सामने फ्रंट ऑफ स्क्वायर बहुत रन हुए, और एक तरफ नहीं दोनों तरफ रन खाए। बॉलिंग की एक तो लाइन भी ठीक नहीं थी, लेंथ भी ठीक नहीं थी, तो मैं समझता हूँ 15-20 रन ज़्यादा करवा दिए थे कलंदर्स ने। अगर 190-95 रन भी होते तो वो तो ऑलमोस्ट चेस कर गए थे, वो तो 196 पे। हाँ, जबकि वो एक अकेले एक बैट्समैन की बैटिंग से अगर थोड़ा सा इसमें भी फ़खर जमान थोड़ा सा कुछ डाल देते, थोड़ा गुड़ मिला देते, तो मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है कि लास्ट ओवर से पहले ही मैच जीत जाते। सर, फ़खर जमान से मैंने उम्मीद छोड़ दी है, बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं नज़र आ रही। अब मुझे जो परेशानियां नज़र आ रही हैं वो आगे जाते हुए वर्ल्ड कप T20 का होने वाला है जून में। बार बार जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे मेरे कैप्टन से और मेरी टीम से बहुत उम्मीद है पाकिस्तान के लिए कि हम वर्ल्ड कप विन करें। पहली दफ़ा ऐसी सिचुएशन है कि ये वर्ल्ड कप हो भी यूएसए में रहा है और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, डिफरेंट जगह पे हो रहा है। अगर टीम का कैप्टन डोमेस्टिक लेवल पे, जो कि उनका अपना होम ग्राउंड है, वहां पे सिचुएशन को रीड नहीं कर पा रहा, तो फिर इंटरनेशनल ग्राउंड में जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए हैं, क्या वो रीड कर पाएंगे? इस सवाल का मैं आपसे जवाब नहीं लूंगा। ये एक सवाल है जो मेरे जहन में है, जो हम तो ये डिस्कशन करते ही रहेंगे, आगे मैचेस में भी करते रहेंगे, पता चल जाएगा हमें। बट ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है जिसपे आई थिंक पीसीबी के थिंक टैंक्स को और जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, मेंटर्स हैं, उनको बैठ के सोचना चाहिए कि यार हो क्या रहा है, परेशानी क्या है। एक टीम जिसमें आपके कौमी टीम का कैप्टन है वो एक मैच भी नहीं जीत पा रही, कभी बॉलिंग, कभी बैटिंग, कभी कुछ, हर तरह से फेलियर्स हैं, बहुत फेलियर्स हैं लाहौर कलंदर्स के। और एक तरह से वही टीम बन गई है जो पिछले पीएसएल में हुआ करती थी। पिछले 2 पीएसएल में उन्होंने बेहतर किया, इस पीएसएल में भी उम्मीद थी, लेकिन अब तो फिर दोबारा डाउन द ड्रेन चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं। उम्मीद करते हैं कि पीएसएल को एक्साइटिंग बनाने के लिए ये टीम दोबारा से अपनी विनिंग स्ट्रीक शुरू करे और एक एक्साइटमेंट हमें ये मिले कि यार पीएसएल के प्लेऑफ्स में जी लाहौर कलंदर पहुंच गई। वी विल बी मोर देन हैप्पी विद दैट। क्यों तारिक भाई, वी विल बी? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है, और हम चाहते हैं कि क्रिकेट जो है वो अपने एक लेवल पे हो, बेस्ट लेवल पे होनी चाहिए। स्ट्रेटजीज और प्लानिंग, टीम सिलेक्शन, कैप्टनसी, इनमें कम से कम एरर्स होने चाहिए, बल्कि वक्त के साथ साथ गलतियों पर काबू पाना चाहिए इनको। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर इस तरह की कैप्टनसी और ब्लेंडर्स के साथ या मिस्टेक्स के साथ, मैं कहूँगा थोड़ा सा हाश हो गया, ब्लेंडर्स भी हुए लेकिन मिस्टेक्स को ले लेते हैं, तो इसके साथ पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी करना और कॉन्फिडेंस को एज ए कैप्टन यहाँ पर लूज़ कर देना, बिल्कुल इसको सोचना चाहिए थिंक टैंक को और सिलेक्शन कमेटी को। और उसके अलावा मेरा आपसे एक सवाल है, आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अब जो वर्ल्ड कप में टीम जाएगी, क्या ये माजी की तरह नामों को लेके चले जाएंगे कि जी ये भले इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी पीएसएल में, लेकिन नाम बड़ा है जी, मैच विनर है, ये जब खड़ा होगा मैच जिता देगा, जब इसका स्पेल लगेगा मैच जिता देगा? या फिर ये होना चाहिए कि जो करंट परफॉर्मेंस करेगा, जिसकी फॉर्म अच्छी होगी, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे वो पुराना प्लेयर हो, तो इस तरह से टीम बननी चाहिए या नहीं? सर, बननी तो उसी तरह चाहिए, एंड हम उम्मीद भी यही करते हैं क्योंकि हमारे पीसीबी के जो चेयरमैन है वो भी ज़रा यंग है, उस हिसाब से कि वो पीसीबी की चेयरमैनशिप के लिए बड़े यंग है। तो आई होप कि वो ये बात सुने और समझें कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे करो। आपके पास मोहम्मद अली जैसे प्लेयर्स भी हैं जो इसी पीएसएल में निकल के नज़र आ रहे हैं, वो भी बॉलिंग को संभाल सकते हैं। प्लीज़ सिर्फ नाम की खातिर और ये कि चल गया तो चल गया, नहीं चल पाया तो कुछ नहीं कर सकते, इसकी तरफ से ना जाए। इकोनॉमीज़ को देखें बॉलिंग की, बैटिंग के आप एवरेजेस देखें कि किसके बेहतर हैं।
मेरे ख्याल से तो कैप्टन भी उसी हिसाब से डिसाइड करें जिसकी परफॉर्मेंस है। खैर ये अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ तो क्वेश्चनेबल है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिसकी एज ए कैप्टन का सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। न सिर्फ वो प्लेयर्स के साथ, सिलेक्शन में भी उसकी इनपुट ज़रूर होना चाहिए अगर वो फेयर सिलेक्शन के लिए अपनी इनपुट देता है। ऐसा ना हो कि वो बाजी में हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुए हैं, ये दोस्ती यारी है, तो ये एलिमेंट तो मतलब सोचना भी नहीं चाहिए किसी भी प्लेयर को, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम होती है। ये पर्सनल कोई डिपार्टमेंटल तक भी हालांकि ऐसा नहीं होता, कोई रीजन की टीम नहीं है, कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। तो उस लेवल पे पाकिस्तान के लिए सोचें, सिलेक्शन कमेटी का बहुत अहम रोल है, उन्हें चाहिए कि परफॉर्मर्स को लेकर जाएं। एक छोटा सा टूर्नामेंट है, एक वर्ल्ड कप हम जीते हुए इतने सालों में T20 का, तो एक दूसरा वर्ल्ड कप लेकर आए, एक नई होप लेकर दें, नौजवानों को दोबारा से गैदर करें, फिर गली गली में मोहल्लों में जो है ना वो क्रिकेट के डंगे बजे। तो बहुत टाइम हो गया, 2009 में जीते थे, तो अब देखिए अब कितने साल हो गए। हमें ज़रूरत है इस वर्ल्ड कप की, तो इसको ज़रूर इनको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए। किसी किस्म का इन्फ्लुएंस, यारी दोस्ती, प्रेशर, पर्ची डंडा, किसी चीज़ को नहीं देखना चाहिए। मेरिट पे टीम बनाएं, चाहे वो यंगस्टर्स हों जो परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो सीनियर्स हो, एक अच्छा सा ग्रुप बनाकर भेजें ताकि कौम की दुआएं जो है वो तब रंग लाएंगी जब ऊपर करने वाले भी जो है ईमानदारी से काम करेंगे। ट्रू। अच्छा तारिक भाई, इसी पे एक बात, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है और बिल्कुल होगा, और चले पाकिस्तानी और हम पाकिस्तानी हैं इसको थोड़ी देर पीछे रख देते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू में कौन सी टीम ऐसी है वर्ल्ड ओवर जो आपको लग रहा है कि यार ये टीम है जो वर्ल्ड कप ले जाने की सलाहियत रखती है? देखें, ये अभी कुछ कह नहीं सकते, टीम्स तो बहुत सारी अच्छी हैं। अब देखें ना, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स अब वो जोसन खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छा खेलती है, इंडियन टीम हमेशा अच्छी होती है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनकी क्या बात की जाए, न्यूजीलैंडर्स कितने टफ हैं। ये 4-5 टीमें ऐसी हैं कि ये एक दूसरे से मुकाबले की टीम है, और हमारी टीम भी, हमारे पास भी पोटेंशियल है, हमारे पास भी प्लेयर्स हैं जो लेकिन जाते हैं माजी में, जो हमने डिस्कस किया कि वो उस पे पास परफॉर्मेंसेस पे ले जाते हैं। यार ये अगर ये चल गया तो इफ एंड बट पे लेकर जाना वो मुनासिब नहीं है। करंट फॉर्म में अगर ये ले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम भी उसी स्टेज में खड़े होंगे जिन टीम्स का हमने नाम लिया कि ये बहुत ही टॉप क्लास क्रिकेट खेलते हैं। वेरी नाइसली सेड एंड वेरी नाइसली रैप्ड अप बाय तारिक भाई। होता यही है, करना यही है कि नए प्लेयर्स को लेके जाएं। शायद आपको ये भी एडवांटेज मिले कि अगली टीम्स जो आपके अगेंस्ट खेल रही हैं उनको इतना अंदाजा ही ना हो कि यार ये उनके लिए मिस्ट्री प्लेयर्स हों, मिस्ट्री प्लेयर्स बन जाए, शायद वो बैट्समैन भी और वो बॉलर भी। और फील्डिंग में तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत है ही कंटिन्यूसली, एंड वी होप दैट अगला आने वाला T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान आए। कल अब जो अगला मैच हमारा होने जा रहा है PSL का, जो कि 13वां मैच होगा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। एक पावर हाउस, बैटिंग पावर हाउस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और दूसरा पावर हाउस बनते हुए पेशावर ज़ल्मी रिवाइव होते हुए। बाबर आजम की एक बात आज बड़ी अच्छी लगी जो मैं मेंशन करना भूल गया, वो ये, बिफोर वी रैप अप दिस, दैट ही इज नाउ ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट समथिंग। साइम अयूब से पहला ओवर करवाया जिन्होंने, और इसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने इधर उधर भी किए। पवल को भेज दिया पहले टॉप ऑफ द ऑर्डर, और वहां पे पवल ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तो ये चीजें हैं, दीज आर द पॉजिटिव्स, और पॉजिटिव्स पे हमें हमेशा नजर रखनी चाहिए। इसी के साथ वी विल रैप दिस एपिसोड ऑफ बाटा प्रेजेंट्स हमारा HBL PSL, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एनालिसिस, इन द नेक्स्ट एपिसोड, जो कि होगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। सो टिल देन, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।